स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लेबोरेटरी ऑफ कॉमर्स वाणिज्य की प्रयोगशाला के विषय में अध्ययन करेंगे। जो कॉमर्स टीचिंग के लिए हमें प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी होती है वो कैसे करनी होती है। यूँ तो किसी भी विषय को हमें अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी होती है। उसी प्रकार जो भी विषय होते हैं उनको प्रभावशाली शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए एक अलग प्रकार से ही व्यवस्था करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करें तो इसमें हमारे समस्त शिक्षण पद्धतियों के सर्वोत्तम लक्षण समाहित होते हैं और ये केवल व्यक्तिगत विभिन्नताओं जैसे पहलकदमी तथा सहयोग, रुचियों, वृत्तियों, आदतों, कुशलताओं और आदर्शों के विकास के लिए भी क्या करती है, प्रावधान करती है। लेकिन आज जो शैक्षिक जगत है इसमें वाणिज्य शिक्षण का महत्व भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जो भी छात्र हैं उनमें वाणिज्य संबंधी व्यावसायिक कुशलता का विकास करने के लिए विज्ञान की भांति विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला कमरों का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिससे वाणिज्य शिक्षण को हम प्रभावशाली, गतिमय, रुचिकर तथा कुशल बनाने और शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भौतिक सुविधाओं का हम क्या कर सके, वहाँ पे उपयोग कर सके, जिसके लिए भौतिक सुविधाएं होनी भी आवश्यक है। तो वाणिज्य की प्रयोगशाला के विषय में जानने से पहले हमें उसके फॉर्म्स के बारे में जानना होगा कि जो वाणिज्य शिक्षण के लिए हम प्रयोगशाला का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से निर्माण करेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले कि वाणिज्य शिक्षण की प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए। जो वाणिज्य विभाग होते हैं वो सबसे पहले तो नीचे वाली मंजिल पर होना चाहिए, क्योंकि वाणिज्य शिक्षण में भारी बड़े आकार वाले और कंपन पैदा करने वाले हम यंत्र और मशीन का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात जो वाणिज्य विभाग है उसको शांत वाले वातावरण स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे विषय होते हैं जैसे बहीखाता, लेखा जोखा, आशुलिपि, टंकण आदि के लिए एकाग्रता और शांति की आवश्यकता होती है। और विद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षा के लिए कम से कम 4 कक्ष होने चाहिए जो एक दूसरे के अंदर खुलते हो। इसमें क्या होता है, ऐसा करने से उपकरणों का प्रयोग करने में भी सुविधा होती है और ऐसी स्थिति में छात्र अध्यापक के निर्देश एवं देखरेख में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि वाणिज्य विभाग के प्रयोगशाला में अलग होने की क्या आवश्यकता है या अलग करने की क्यों आवश्यकता होती है। तो हमेशा हमारे सामने ये प्रश्न उठता है ना कि क्यों अलग से आवश्यकता है अलग प्रयोगशाला की और किस लिए। तो इसके लिए हमें यही कहना चाहिए कि प्रयोगशाला जो है वो छात्रों को कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, जहां छात्र स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, विषय का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेरणादायक वातावरण क्योंकि कक्षा की व्यवस्था और सामग्री, उपकरण जो भी हैं वो छात्र को प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे छात्र विषय संबंधी कार्य रुचिपूर्वक करेंगे। उसके पश्चात क्रिया द्वारा सीखना, जो प्रयोगशाला होगी उसमें छात्र क्रिया द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे और ये आशुलिपि या टंकण के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जब छात्र सभी सामग्री देखते हैं तो उसका प्रयोग करने के लिए भी उसे प्रेरणा मिलती है और वह स्वयं कार्य करने लगता है। इससे क्या होता है, उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। इसके पश्चात वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके ही क्या होता है, हमें कोई भी कार्य करके ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और प्रयोगशाला में कार्य करने की प्रेरणा के साथ कार्य करने के अवसर मिलते हैं। फिर उसके पश्चात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह तो ज्ञात होगा कि प्रयोग अपने आप में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वाणिज्य विषय के अंतर्गत किए गए प्रयोग स्वतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण करेंगे और ज्ञान को स्थायी बनाने में भी सहायता देंगे। व्यावहारिक ज्ञान है
वो कक्षाओं में छात्रों को वाणिज्य के विभिन्न उप विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया जाता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता। लेकिन जब प्रयोगशाला होगी तो छात्र क्या करेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने का अवसर पा सकेंगे और ऐसी स्थिति में प्रयोग एवं व्यवहार दोनों में एकता का ज्ञान करा सकेंगे। फिर है स्वानुशासन। स्वानुशासन करके वो प्रयोगशाला या कक्ष में सभी साधन उपलब्ध पाते हैं। छात्र स्वयं ही साधन का चयन करते हैं, विभिन्न वस्तुओं को एकत्र और निर्मित कर कौशल को विकसित करते हैं। साथ ही साथ सहजीवन का विकास। कई बार प्रयोगशाला में उपकरणों और सामग्री की कमी होती है। ऐसी दशा में छात्र आपस में व्यवस्था करके कार्य करते हैं, जिससे छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है और जो भावी जीवन में उपयोगी होते हैं। उसके पश्चात है रचनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, रचनात्मक अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति, जिसमें टंकण कार्य को सुंदर ढंग से करने से छात्रों को रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। ठीक है, और सबसे अंत में हम दत्त कार्य को भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों को दत्त कार्य या अभ्यास कार्य दिए जाते हैं। उन्हें करने में विशेष पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता होती है। यह पूर्ति प्रयोगशाला से हो जाती है और छात्र सरलता से दत्त कार्य कर लेते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें वाणिज्य शिक्षण के लिए और प्रभावशाली शिक्षण के लिए साथ ही साथ व्यवसायी और मानवीय गुणों के विकास के लिए वाणिज्य की प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में हम शिक्षण को व्यावहारिक रूप में सबके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते और व्यावहारिक रूप में देना भी हमारे लिए कठिन होता है। ठीक है, तो जो वाणिज्य विषय है उसकी प्रयोगशाला सुव्यवस्थित होनी चाहिए और उसमें वाणिज्य विषय से संबंधित उपकर, दस्तावेज और अन्य सामग्री का होना आवश्यक है। जैसे जो हम वाणिज्य प्रयोगशाला की व्यवस्था करते हैं उसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे ये तो बताया ही है कि शांत वातावरण वाले स्थान पर नीचे की मंजिल और कम से कम 4 कमरे होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे के अंदर खुलते हो, जिससे क्या होता है, आसानी होती है और आसानी से हम उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वाणिज्य प्रयोगशाला विद्यालय के ऐसे भाग में होनी चाहिए जहाँ प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिल सके और दरवाजे और खिड़कियों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्राकृतिक हवा और रोशनी मिल सके। फिर फर्नीचर, जो फर्नीचर है वो वाणिज्य कक्षा में कैसा होना चाहिए। जो वाणिज्य कक्ष प्रयोगशाला का फर्नीचर है वो हल्का, टिकाऊ और आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फिर इसके पश्चात है अलमारियाँ। अलमारियाँ कैसी होनी चाहिए। वाणिज्य शिक्षण कक्ष में अलमारी होनी चाहिए। अलमारी में हम दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रख सकते हैं। उसके पश्चात श्यामपट्ट। वाणिज्य शिक्षण में हमें क्या करना होता है, अत्यधिक लिखना पड़ता है, इसलिए श्यामपट्ट होना चाहिए और जो श्यामपट्ट है वो आकार में बड़े होने चाहिए। श्यामपट्ट सीमेंट या लकड़ी के भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का होना भी आवश्यक है, इससे हम नवीन सामग्री को आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है व्यावसायिक केंद्र। जो व्यावसायिक केंद्र है ये होना चाहिए और ये सबसे मुख्य है। इसका जो एक कमरा होता है वो व्यावसायिक सामग्री के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आवश्यक उपकरणों को रखते हैं और ये कमरा 9-6 मीटर का आकार का होता है। इसके जो दरवाजे हैं वो टंकण और बही खाता कक्ष में खुलते हैं। इससे वही उपकरणों को दूसरे कमरों में ले जाना सरल होता है। उपकरणों को और दस्तावेजों को रखने के लिए अलमारियां होनी चाहिए। एक और कैबिनेट होना चाहिए जिसमें हम फाइलों को खड़ा करके रख सकें। दूसरी ओर हमें क्या रखना चाहिए, बहुलिपीकरण, साइक्लोस्टिंग मशीन रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ छेद करने वाली मशीन, रेज़गारी गिनने का यंत्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, फिल्म पट्टियाँ, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्लाइड्स, फिल्म फोल्डिंग कुर्सियाँ, कागज काटने व बांधने की मशीन आदि होनी चाहिए और इनके रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
जिससे हम आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग सरलता से कर सके। और कक्ष में एक मानचित्र स्टैंड होना चाहिए जो एडिंग व लिस्टिंग मशीन, इसके साथ ही साथ कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी अगर होगी तो हम जो वाणिज्य विषय से संबंधित है उसके समस्त जानकारी दे सकते हैं और वाणिज्य शिक्षण कार्य हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। इसके पश्चात हम एक वही खाता और व्यापार पद्धति कक्ष का भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ये कक्ष होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए जैसा कमरे का मीटर है ना, इसका 9 बाई 11 मीटर होना चाहिए और इसके अंदर जो श्यामपट्ट है उसका आकार भी 6 बाई 15 मीटर होना चाहिए, जो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भाग ऐसे होने चाहिए, एक भाग में हम रोजमर्रा के बारे में या रोजाना मंचा का रेखांकन होना चाहिए, दूसरे भाग में कक्षा कार्य के लिए खाली रखना चाहिए, तीसरे भाग में बही खाते का रेखांकन होना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात कक्षा में अध्यापक के लिए मेज, कुर्सी तथा छात्रों के लिए फर्नीचर भी होना चाहिए। जो बही खाता है इसके साथ साथ हमें अन्य सामग्री रखने के लिए भी अन्य 2 अलमारियां होनी चाहिए, साथ ही साथ चार्ट, डायग्राम, रेखा चित्र आदि को प्रदर्शित करने के लिए भी बुलेटिन बोर्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये थे हमारे बही खाता एवं व्यापारी पद्धति कक्ष। अब हम टंकण एवं आशुलिपि कक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे कि टंकण और आशुलिपि कक्ष कैसा होना चाहिए। जो आशुलिपि और टंकण है वो वाणिज्य विभाग के प्रमुख अंगों में से एक है। अगर यही अंग नहीं हुआ तो वाणिज्य के जो भी हमारी क्रियाकलाप है वो हमारे द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए टंकण और आशुलिपि कक्ष होना चाहिए। इसमें जो कक्ष की व्यवस्था है ना वो हम इस प्रकार से करेंगे उसकी व्यवस्था। जो कक्ष का आकार है वो 9 बाई 11 मीटर होना चाहिए, दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए जिससे स्वच्छ वायु और प्रकाश आ सके, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कक्षा में 2 श्यामपट्ट होने चाहिए, एक टंकण कार्य के लिए और दूसरा आशुलिपि के लिए। साथ ही आशुलिपि और टंकण से संबंधित नवीन सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए कक्ष में बुलेटिन बोर्ड भी होना चाहिए। इसके पश्चात छात्रों की संख्या के अनुसार टंकण यंत्र होने चाहिए और जो टंकण यंत्र है ना उस कक्ष में वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टंकण दूसरे प्रकार का है और द्वितीय टंकण दूसरे प्रकार का है। इससे कक्षा में क्या होती है, असुविधा होती है। इसीलिए जो भी टंकण होने चाहिए वो एक ही प्रकार होने चाहिए। फिर है जो प्रत्येक अध्यापक है और छात्र है उनके लिए मेज और कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए अलग से और कुर्सी मेज की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर जो भी हमारे टंकण यंत्र है उसके साथ साथ हमको कॉपी होल्डर और रद्दी कागज़ डालने के लिए एक टोकरी होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी होल्डर भी होना चाहिए और हमारे रद्दी कागज़ तो बहुत हो जाते हैं ना, क्योंकि हम ये सारे कार्य करते हैं तो टंकण कार्य करते करते हमें क्या हो जाता है, कई सारे हमारे कागज़ बेकार और व्यर्थ हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टोकरी भी होनी चाहिए। और कक्ष में क्या होना चाहिए, वॉश बेसिन होना चाहिए, जिससे कि हम टंकण कार्य होने के पश्चात क्या कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे वाणिज्य प्रयोगशाला। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन सभी बातों का ध्यान में रखकर ही हम एक स्वच्छ और आदर्श वाणिज्य प्रयोगशाला कक्ष तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि इन भौतिक सुविधाओं और साधनों को संग्रह करने के लिए हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यालय की आर्थिक दशा पर भी ये निर्भर करता है कि वो उन सुविधाओं को जुटाने में सक्षम है या नहीं है, क्योंकि शिक्षा राज्यों का ही विषय है और भारत में अधिकांश जो राज्य है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है ना। आप सभी को ज्ञात होगा अधिकतर माध्यमिक विद्यालय में आवश्यक भवनों से भी वंचित है और जो भी सामान्य सामग्री है वो जुटा नहीं पाते हैं और वे किसी संकाय के लिए
अलक्ष्य कक्ष की व्यवस्था और उपकरणों और यंत्रों का ढेर लगाने में भी असमर्थ होंगे। लेकिन फिर भी वाणिज्य के प्रयोगशाला की आवश्यकता को देखते हुए और वाणिज्य के अध्यापक के विषय की महत्ता को देखते हुए जो प्रधानाध्यापक हैं उनको शिक्षा विभाग बोर्ड और राज्य सरकारों का ध्यान निरंतर इस ओर आकर्षित करना चाहिए और हमें धीरे धीरे वाणिज्य प्रयोगशाला को समय के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करना भी चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।